चार्ली एक शांत और अकेला लड़का है जो स्कूल की शुरुआत में खुद को बहुत अकेला और परेशान महसूस करता है। उसे सैम और पैट्रिक जैसे दोस्त मिलते हैं जो उसे अपनापन महसूस कराते हैं। उनके साथ वह दोस्ती, प्यार और दुख का अनुभव करता है। चार्ली हमेशा दुनिया को थोड़ा अलग नजर से देखता था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों या स्कूल के नंबरों की चिंता करते थे, तब चार्ली एक ऐसे बोझ को महसूस करना सीख रहा था जिसका नाम भी वह नहीं जानता था। डिप्रेशन जैसा शब्द तब उसे पता नहीं था, बस एक एहसास था, एक भारीपन जो उसकी परछाई की तरह हर जगह उसके साथ रहता था। और अब 1991 में मानसिक अस्पताल से निकलने के बाद वह अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव पर खड़ा है, हाई स्कूल। कुछ लोगों के लिए हाई स्कूल का मतलब पॉपुलैरिटी, प्यार, शरारतें और यादें बनाना होता है, लेकिन चार्ली के लिए ये ऐसा था जैसे वह तूफान में बिना छतरी के जा रहा हो। घंटी बजती है, बच्चे हंसते हुए दौड़ते हैं, आपस में मजाक करते हैं, और इस शोर से भरी रंगीन दुनिया के बीच चार्ली खामोश खड़ा है, बस देख रहा है, जैसे वह वहां होकर भी वहां नहीं है। भरे हुए गलियारों से हर कदम उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे वह किसी ऐसी जगह धकेला जा रहा है जहां उसका कोई हक नहीं। हर किसी का अपना ग्रुप है, अपनी पहचान, अपना ठिकाना, और वहीं चार्ली अपने बैग के स्ट्रैप इस तरह पकड़े हुए है जैसे वही उसे गिरने से बचा रहे हों। अंग्रेजी की क्लास में जब बाकी बच्चे फुसफुसा रहे हैं, पर्चियां पास कर रहे हैं, चार्ली सिर्फ सुन रहा है। बच्चों को नहीं, अपने टीचर को। टीचर उसकी आंखों में कुछ देखता है, एक शांत समझदारी, एक गहराई जो उसने खुद भी कभी नहीं देखी। और पहली बार चार्ली को महसूस होता है कि शब्द सुरक्षित होते हैं, और उन्हीं पन्नों में चार्ली को थोड़ा सा सुकून मिलता है। दिन बीतते हैं और चार्ली अब भी स्कूल की जिंदगी के किनारे पर खड़ा रहता है। वह देखता है पर कभी हिस्सा नहीं बनता। वह अकेले लंच खाता है, वो बातें लिखता है जो वह कभी बोल नहीं पाएगा, और इस पूरी टीनेज दुनिया में एक परछाई बनकर घूमता है जिसे कोई सच में देखता ही नहीं। तभी वह उनसे मिलता है, पैट्रिक और सैम। पैट्रिक और सैम दो सीनियर हैं जो बाकी सबकी तरह नहीं जीते। पैट्रिक जोर से बोलने वाला, थोड़ा नाटकीय लेकिन पूरी तरह खुद जैसा रहने वाला है। सैम जैसे रोशनी हो, खुशमिजाज, आजाद, और उसकी मुस्कान दुनिया की सख्ती को थोड़ा मुलायम कर देती है। वे अलग हैं और पहली बार चार्ली को किसी की तरफ खिंचाव महसूस होता है बजाय उनसे छिपने के। ये सब एक फुटबॉल मैच में शुरू होता है। भीड़ खुश होकर चिल्ला रही है, बैंड बज रहा है, पर चार्ली मैदान की तरफ नहीं देख रहा। उसकी नजरें पैट्रिक पर हैं, जिसे खेल से कोई मतलब ही नहीं। वह मजाक करता है, नियमों को हंसी में उड़ा देता है, जैसे वह अपनी ही अलग दुनिया में जी रहा हो। और सैम, वह हंसती है, नाचती है, जैसे वह जिंदगी को महसूस कर रही हो। वे चार्ली को जज नहीं करते, उसे अनदेखा नहीं करते। होमकमिंग डांस के बाद पैट्रिक मजाक करते हुए चार्ली की तरफ एक निमंत्रण फेंकता है, एक पार्टी का। दिखने में ये बस एक साधारण बात है, लेकिन चार्ली जैसे इंसान के लिए ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक नया दरवाजा खोल दिया हो। वह थोड़ा रुकता है, लेकिन उसके अंदर से एक धीमी आवाज आती है, जाओ, और वह चला जाता है। घर संगीत, हंसी, पिज्जा की खुशबू और बेफिक्र किशोरों की मस्ती से भरा है। चार्ली चुपचाप सोफे पर बैठा है, उसे समझ नहीं आता कि इस तरह के माहौल में कैसे रहा जाए। तभी कोई उसे एक ब्राउनी देता है और कहता है, बस ब्राउनी है, खा लो। चार्ली एक कौर खा लेता है, बिना जाने कि उसमें वीड मिला है। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। कमरा हल्का लगता है, आवाजें लंबी गूंज की तरह सुनाई देने लगती हैं, और अचानक चार्ली बोलना शुरू कर देता है। सच में बोलना, जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता, और लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते। वे उसे सुनते हैं, उसके साथ हंसते हैं। उस एक पल में चार्ली वो महसूस करता है जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था, अपनापन। उसका दिमाग जो हमेशा सोचों की कैद में रहता था, अब शब्दों की नदी की तरह बहने लगता है, और उसके आसपास बैठे लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। हंसी और संगीत के उस धुंधले माहौल में चार्ली लड़खड़ाते हुए एक कमरे में चला जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। वहां चुप्पी में वह कुछ ऐसा देखता है जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। पैट्रिक और ब्रैड एक दूसरे को चूमते हुए। उस पल में जैसे समय रुक जाता है। ब्रैड की आंखों में डर भर जाता है, पैट्रिक सख्त हो जाता है। बाद में पैट्रिक उसे एक तरफ ले जाता है। उसकी आवाज में पहली बार सच्ची गंभीरता होती है। वह चार्ली से इस बात को राज रखने की विनती करता है, और चार्ली बिना सोचे वादा कर देता है, क्योंकि उसके लिए वफादारी सब कुछ है। उस रात जब शहर की लाइटें कार की खिड़कियों के पास से धुंधली होकर गुजरती हैं, चार्ली पैट्रिक की पिकअप ट्रक के पीछे बैठा होता है। वह सैम और पैट्रिक को हंसते हुए देखता है। रेडियो पर एक गाना बजना शुरू होता है। अचानक सैम उठकर ट्रक के पीछे खड़ी हो जाती है। उसके हाथ खुले होते हैं, चेहरा सामने आ रहे टनल की रोशनी की तरफ। हवा उसके बालों से टकरा रही होती है, संगीत ऊंचा हो रहा होता है, और उस सुनहरी टनल लाइट में सब कुछ अनंत सा महसूस होता है। चार्ली उसे देखता है, और उसी पल उसे एक बात समझ आती है। शायद जिंदगी का मतलब सबकी नजर में आने से नहीं है।
शायद बस इतना काफी है कि सही लोग आपको देख लें। समय बीतने लगता है। सैम कॉलेज की बात करना शुरू करती है। वह बताती है कि उसे डर है कि उसके एसएटी स्कोर अच्छे नहीं हैं और शायद वह पेन स्टेट में एडमिशन न ले पाए। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ डर होता है, जैसे उसे लगता है कि सब आगे निकल जाएंगे और वह पीछे रह जाएगी। चार्ली उसे देखता है। वह सब समझता है, इसलिए वह धीरे से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह सैम का ट्यूटर बन जाता है। वह उसे हर सवाल, हर पेज समझाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उसकी मदद करना चाहता है, बल्कि इसलिए भी कि सैम की मदद करना उसे ये महसूस कराता है कि वह किसी के लिए मायने रखता है। हर स्टडी सेशन में, हर शांत पल में, जब किताबों के बीच छोटे छोटे दिल की बातें होती हैं, सैम के नंबर बेहतर होने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक खामोश सा रिश्ता बनने लगता है, कुछ जो कहे बिना भी महसूस होता है। क्रिसमस आता है, जैसे शोर भरी जिंदगी में एक नरम सा ठहरा। बाहर बर्फ, घर में रोशनी, हंसी और गर्माहट। गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। उसी में सैम चार्ली को एक बॉक्स देती है। चार्ली खोलता है तो अंदर एक पुरानी टाइपराइटर होती है, भारी, खास, जिसमें एक गहरा मतलब छुपा है। शब्दों के सहारे जीने वाले लड़के के लिए ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, ये जैसे यह कहने का तरीका है, तुम्हारी आवाज की अहमियत है। चार्ली सैम को देखता है, कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके दिल में वो सब महसूस होता है जो वह शब्दों में नहीं बांध सकता। दोनों साथ बैठते हैं और हंसी और चुप्पी के बीच पहली बार प्यार जैसी बातें होती हैं। सैम चार्ली से रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। चार्ली ईमानदारी से कहता है कि उसे आज तक किसी ने किस नहीं किया। सैम कुछ देर चुप रहती है। वह कहती है कि उसका पहला किस खास नहीं था, जादुई नहीं था। उसे वो पल छीन लिया गया था, एक ऐसे बड़े आदमी ने जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने उसकी मासूमियत से कुछ छीन लिया। उसकी आवाज का पति नहीं, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई बता देती हैं। वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पहला किस उस इंसान से हो जो तुम्हें सच में प्यार करता हो। और उसी शांत पल में, क्रिसमस की हल्की रोशनी के नीचे, वह धीरे से झुककर उसे किस करती है। और पहली बार चार्ली को महसूस होता है कि उसे चुना गया है। लेकिन जिंदगी हमेशा याद दिलाती है कि खुशियों के साथ परछाइयां भी आती हैं। न्यू ईयर की पार्टी में, जहां सब हंस रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, चार्ली का मन फिसलने लगता है। वह LSD लेता है, शायद इसलिए कि थोड़ा हल्का महसूस करे, या शायद इसलिए कि अपने भीतर के शोर को चुप करा सके। लेकिन सुकून मिलने के बजाय यादें उस पर टूट पड़ती हैं। आंटी हेलेन की यादें, वो औरत जिस पर वह भरोसा करता था, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, जो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी जबकि वह उसके लिए जन्मदिन का तोहफा लेने जा रही थी। ये याद दिमाग में एक टूटे हुए गाने की तरह बार बार घूमती रहती है। झलक पर झलक, उसकी मुस्कान, सायरन की आवाज, बर्फ और सबसे ज्यादा गिल्ट। वह बाहर चला जाता है। ठंडी हवा उसके सीने को जलाती है, बर्फ उसके शरीर पर ऐसे गिरती है जैसे कोई सफेद चादर ओढ़ा रहा हो। रात के आकाश के नीचे चार्ली गिर पड़ता है, अतीत और आज के बीच कहीं खोया हुआ। दोस्त उसे पाते हैं, कांपते हुए, किसी और ही दुनिया में खोया हुआ। होश आने पर वह खुद को अस्पताल के बेड पर पाता है। वक्त आगे बढ़ता है और चार्ली फिर से सामान्य होने की कोशिश करता है, जो भी सामान्य का मतलब उसके लिए हो। उसके दोस्त हर हफ्ते की तरह द रॉकी हॉरर पिक्चर शो की तैयारी कर रहे हैं, एक शो जो आजादी, बगावत और खुद को खुलकर दिखाने का तरीका है। सैम का बॉयफ्रेंड क्रेग नहीं आ पाता और उन्हें किसी की जगह चाहिए। सैम चार्ली की तरफ देखती है। चार्ली बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ जाता है। वह परफॉर्म करता है और पहली बार वह अदृश्य नहीं लगता। वह शो का हिस्सा है, कुछ तेज, पागलपन से भरा और जिंदा चीज का हिस्सा। दर्शकों में मैरी एलिजाबेथ भी होती है, जो चार्ली को कुछ ज्यादा देर तक देखती रहती है। शो के बाद वह उसके पास आती है और सेडी हॉकिंस डांस में चलने के लिए पूछती है। चार्ली उसे सीधे मना नहीं कर पाता, क्योंकि वह किसी को दुख नहीं देना चाहता, इसलिए हाँ कह देता है। और बस इसी तरह वह एक ऐसे रिश्ते में आ जाता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, एक रिश्ता जो प्यार से नहीं बल्कि डर से बना है। किसी को दुख देने का डर, किसी को निराश करने का डर, और यह डर चार्ली के लिए अकेलेपन से भी ज्यादा भारी लगता है। चार्ली ने कभी जानबूझकर किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं किया था। वह नहीं चाहता था कि किसी की आंखों में उसकी वजह से आंसू आए, कोई उससे दूर चला जाए या उसे देखकर मायूसी महसूस करे। लेकिन जिंदगी अक्सर उसे ऐसे पलों में खड़ा कर देती है जहां चुप रहना भी भारी लगता है और फैसला लेना उससे भी ज्यादा। एक पार्टी में, जहां हंसी, शराब और बेफिक्र किशोरों वाली खुशी माहौल में तैर रही होती है, चार्ली अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, उन दोस्तों के साथ जिन्हें वह अपना सच्चा परिवार मानने लगा था। ट्रूथ एंड डेयर का खेल चल रहा होता है। चार्ली की बारी आती है। कोई मुस्कुराते हुए आगे झुककर कहता है, कमरे में सबसे खूबसूरत लड़की को किस करो। एक पल के लिए समय धीमा पड़ जाता है। कमरे के उस पार मैरी एलिजाबेथ उसे देखकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में उम्मीदें साफ दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि अब उसकी बारी है, कि अब चार्ली साबित करेगा कि उनका रिश्ता सच में कुछ मायने रखता है।
लेकिन चार्ली का दिल वहां नहीं है। उसकी नजरें अपने आप सैम पर चली जाती हैं। वह मुड़ता है और सबके सामने सैम को किस कर देता है। कमरा खुश नहीं होता, कमरा चुप हो जाता है। सैम स्थिर हो जाती है। मैरी एलिजाबेथ के चेहरे की खुशी ऐसे टूटती है जैसे जमीन पर गिरा कांच। उसी चुप्पी में चार्ली को समझ आता है कि उसने क्या कर दिया। सैम धीरे से पीछे हटती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि उलझन और चुभन होती है। मैरी एलिजाबेथ बिना कुछ बोले उठती है और चली जाती है। जो जगह कभी सुरक्षित लगती थी अब वही जगह चार्ली को पराई लगने लगती है। पैट्रिक जो हमेशा मजाक और हंसी से भरा रहता था बाद में चार्ली को ढूंढता है। उसकी आवाज शांत होती है लेकिन उसके शब्द ऐसे लगते हैं जैसे ठंडी बारिश दिल पर गिर रही हो। वह चार्ली से कहता है कि शायद कुछ समय के लिए उसे ग्रुप से दूर रहना चाहिए। बस इतनी सी बात उसके लिए काफी होती है। चार्ली की दुनिया जो उनसे मिलने के बाद रंगों से भर गई थी फिर से फीकी होने लगती है। चार्ली फिर से उसी पुराने साए की तरह गलियारों में चलता है, मौजूद तो है लेकिन किसी की नजर में नहीं आता। ब्रैड जो स्कूल का क्वार्टरबैक है और दोहरी जिंदगी जीता है, सार्वजनिक रूप से परफेक्ट बेटा लेकिन छुपकर डर से भरा प्रेमी स्कूल आता है और उसके चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं जैसे उसकी त्वचा पर किसी ने सच्चाई लिख दी हो। अफवाहें फैलती हैं। वह कहता है कि कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया। सच्चाई यह है कि ब्रैड के पिता ने उसे और पैट्रिक को साथ पकड़ लिया था। लंच का समय होता है। ब्रैड अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। पैट्रिक जैसा वह हमेशा बेखौफ रहता है वहां से गुजरता है। ब्रैड के एक दोस्त ने ताना मारा, अपमान करने की कोशिश की। पैट्रिक ने तुरंत जवाब दिया, तेज दिमाग से। लेकिन फिर ब्रैड कुछ ऐसा करता है जो किसी भी घूंसे से ज्यादा दर्द देता है। वह पैट्रिक का बचाव नहीं करता, वह नजरें फेर लेता है। और जब उसके दोस्त पैट्रिक को गाली देकर फैगट कहते हैं, ब्रैड उन्हें रोकता नहीं। इससे भी बुरा, वह खुद भी वही शब्द दोहराता है। यह शब्द गोली की तरह लगता है। पैट्रिक के लिए यह सिर्फ प्रेम का धोखा नहीं बल्कि अपनी पहचान का भी धोखा होता है। गुस्से और टूटे दिल में वह ब्रैड को घूंसा मारता है। ब्रैड जवाब में मारता है और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। पैट्रिक अकेला होता है, उसे जमीन पर गिराकर मारा जाता है और बाकी लोग बस खड़े होकर देखते रहते हैं। सैम उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन ब्रैड के दोस्त उसे धक्का देकर पीछे कर देते हैं। और तभी कुछ होता है। चार्ली चल पड़ता है। उसके अंदर का सारा दर्द, सारी दबाई हुई तकलीफ, उसका अपराध बोध, उसका ट्रॉमा सब एक ही पल में फट पड़ता है। वह बिना सोचे बिना डरे लड़ाई में कूद जाता है। कुछ सेकंड के लिए उसकी नजरें अंधेरी हो जाती हैं, जैसे उसका शरीर खुद चल पड़ा हो और दिमाग पीछे रह गया हो। जब उसकी समझ वापस आती है तो ब्रैड के दोस्त जमीन पर पड़े होते हैं, घायल, हैरान और हार चुके। कैफेटेरिया चुप हो जाता है। चार्ली वहां खड़ा होता है, तेज सांस लेते हुए, मुट्ठियां भींचे हुए, और लोग अब किसी अदृश्य लड़के को नहीं बल्कि कुछ और देख रहे होते हैं। पैट्रिक जो चोटिल है लेकिन दर्द के बीच हल्की मुस्कान देता है, धीरे से कहता है, थैंक यू चार्ली, और उसी पल कुछ ठीक होना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा करके उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों के वापस आने के बाद भी चार्ली के अंदर कुछ टूट रहा होता है। उसका मन फिर से भटकने लगता है, उसे और गहरे अंधेरे जगहों में खींचते हुए। पैट्रिक जो खुद भी ब्रैड के छोड़ जाने के बाद टूट चुका होता है, एक रात चार्ली में सुकून ढूंढता है। अकेलेपन और टूटे दिल के एक पल में पैट्रिक चार्ली को चूम लेता है। यह अचानक होता है, उसके बाद भी जिंदगी चलती रहती है। ग्रेजुएशन का समय आ जाता है, चारों तरफ नए शुरू होने वाले सफरों की बातें होती हैं। सैम का पेन स्टेट में एडमिशन हो जाता है। वह भविष्य जिससे वह डरती थी अब सच बन जाता है। लेकिन प्रम नाइट पर उसे पता चलता है कि क्रेग, उसका आकर्षक बॉयफ्रेंड, उसे धोखा दे रहा था। सैम उससे रिश्ता खत्म कर देती है, बिना रोए बिना रोके। अब वह बदल चुकी है। अब उसे पता है कि वह क्या डिजर्व करती है। कॉलेज जाने से एक रात पहले सैम और चार्ली उसके कमरे में अकेले होते हैं। सैम चार्ली के सामने बैठी होती है। उसकी आंखों में एक नरमी होती है जो चार्ली ने पहले कभी नहीं देखी। चार्ली सुनता है और उसकी हर बात उसकी यादों में गहराई से उतरती जाती है। वह उससे पूछती है कि उसने कभी यह क्यों नहीं कहा कि वह उससे प्यार करता है। चार्ली रुक जाता है। कैसे समझाता कि प्यार हमेशा आतिशबाजी जैसा नहीं होता, कभी कभी यह दूर खड़े रहने जैसा होता है, क्योंकि पास जाना दर्द देता है। सैम झुकती है और वे फिर से किस करते हैं। इस बार यह अलग होता है, ज्यादा सच्चा, ज्यादा नाजुक। फिर धीरे से सैम अपना हाथ चार्ली की जांघ पर रखती है और अचानक चार्ली उस कमरे में नहीं रहता। वह कहीं और पहुंच जाता है, आंटी हेलेन के पास। फ्लैश उसकी मुस्कान, फ्लैश उसके हाथ, फ्लैश कार एक्सीडेंट, सब एक साथ उमड़ आता है। लेकिन चार्ली खुद को वापस खींचता है, सब नजरअंदाज कर देता है। सैम के कॉलेज जाने के बाद चार्ली की दुनिया में फिर से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इस बार यह सन्नाटा शांत नहीं होता, यह शोर जैसा लगता है।
उसके ख्याल और तेज हो जाते हैं और गहरे। जब कोई नहीं देखता तो वे उसे भीतर से काटने लगते हैं। दुनिया उसकी आंखों के किनारों से धुंधली होने लगती है। एक रात जब वह घर में अकेला होता है तो वह फोन उठाकर अपनी बहन को कॉल करता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह वो बात कह देता है जो उसने कभी जोर से नहीं कही। वह खुद को आंटी हेलेन की मौत का जिम्मेदार मानता है। वह कहता है। वह फोन काटकर पुलिस को कॉल कर देती है। चार्ली रसोई की मेज को देखता है। वहां एक चाकू रखा होता है। उस पल में वह मरना नहीं चाहता, लेकिन वह ऐसे जीना भी नहीं चाहता। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, दरवाजा तोड़कर लोग अंदर आ जाते हैं। जब उसे होश आता है, वह अस्पताल के बिस्तर पर होता है। एक मनोचिकित्सक डॉक्टर बर्टन उसके पास बैठती हैं। वह बाकी लोगों की तरह सवाल नहीं पूछती। वह उसे धीरे धीरे सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। और धीरे धीरे वो सच सामने आता है जिसे चार्ली ने इतने गहरे दफना दिया था कि खुद भी भूल गया था। आंटी हेलेन ने सिर्फ उसे प्यार नहीं किया, उन्होंने उसे चोट भी पहुंचाई। उन्होंने स्नेह के नाम पर उसका बचपन छीन लिया। उन्होंने उसके अंदर ऐसा अपराध बोध भर दिया कि खुश यादें भी दर्द से भर गईं। कार एक्सीडेंट, बर्थडे गिफ्ट, इन सब ने चार्ली के लिए प्यार और दर्द को एक कर दिया। उसने सोचा कि उनकी मौत उसकी गलती थी, क्योंकि जब प्यार चोट पहुंचाता है तो वो घाव दिखाई नहीं देते। चार्ली रोता है कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार उसे समझ आता है यह उसकी गलती नहीं थी। वह सिर्फ एक बच्चा था। जिस रात चार्ली अस्पताल से वापस आता है, पैट्रिक और सैम उसे लेने आते हैं, जैसे आसमान के तारे वापस रास्ता दिखाने आ गए हों। वे शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं और धीरे धीरे हंसी वापस लौटने लगती है, जैसे ठंड के बाद धूप लौटती है। वे उसी टनल तक पहुंचते हैं, वही टनल जहां पहली बार सब कुछ अनंत सा लगा था। सैम मुस्कुराती है और धीरे से चार्ली को चूमती है। यह पहली किस जैसा नहीं, न किसी सपने जैसा, बल्कि सच्चा, शांत और ठीक करने वाला पल होता है। फिर चार्ली गाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता है। हवा उसे छूते हुए गुजरती है, जैसे उसे फिर से नया बना रही हो। टनल की सुनहरी लाइटें लंबी लकीरों में बदल जाती हैं और उस पल में वह टूटा हुआ नहीं लगता, न अदृश्य, न सिर्फ जीने वाला। वह सच में जी रहा होता है। वह अपने हाथ फैलाता है और उस छोटे से खूबसूरत पल में सब कुछ फिर से अनंत सा महसूस होता है।